हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा होता है। इसमें 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है और 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ओके, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा, 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा एंड 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन डिटेल में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर पढ़ेंगे CO2 का परिवहन। पहले पढ़ेंगे, इसमें 90% ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा एंड 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ओके, हीमोग्लोबिन ये क्या होता है? आरबीसी में स्थित रेड कलर का एक लोहयुक्त वर्णक होता है। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का लोहयुक्त वर्णक है। इसमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उत्क्रमणीय ढंग से बंधी हुई होती है, बनी होती है। ओके, किस तरीके से? जैसे ये Hb है, ये O2 है और ये इस तरीके से बंधी हुई। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो टूटेंगे और ज़्यादा होगी तो ये जुड़ेंगे। ओके, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनाती है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाती है। ओके, अब पढ़ेंगे एक हीमोग्लोबिन, इसमें मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ वहन करता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। फिर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का O2 के साथ बनना मतलब जुड़ना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बनना मतलब O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। जैसे कि PO2 मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अगर ज़्यादा होगा तो HbO2 बनेगा एंड ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो HbO2 टूटेगा HbNO2 में। ओके, नेक्स्ट, CO2 का आंशिक दाब H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर मतलब ताप, ये कारक इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। कौन कौन? CO2 का आंशिक दाब, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष सिग्मोइड कर्व बनाते हैं, सिग्मोइड कर्व बनाते हैं PO2 के सापेक्ष। ओके, किस तरीके से ये कर्व बनता है? सिग्मोइड कर्व को बोलते हैं वियोजन वक्र। तो ये कर्व किस तरीके से बनता है वो बनाएंगे। ये इस तरीके से कर्व बनता है। ओके, यदि PCO2 ज़्यादा एंड पीएच कम होगी तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर CO2 कम होगी एंड पीएच ज़्यादा होगी तो कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ओके, इस तरीके से ये कर्व बनेगा। अब हम पढ़ेंगे एल्वोलाई एंड टिश्यू में किस तरीके से ये आंशिक दाब होता है। जैसे PO2 का आंशिक दाब एल्वोलाई में ज़्यादा एंड टिश्यू में कम, PCO2 का आंशिक दाब एल्वोलाई में कम एंड टिश्यू में ज़्यादा, H+ कंसंट्रेशन एल्वोलाई में कम एंड टिश्यू में ज़्यादा, टेम्परेचर एल्वोलाई में कम एंड टेम्परेचर टिश्यू में ज़्यादा एंड पीएच एल्वोलाई में ज़्यादा एंड टिश्यू में कम, इस तरीके से। ओके, इससे यह स्पष्ट होता है कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लंग्स की सतह पर बनता है एंड टिश्यू में ये वियोजित होता है, बनता है और ऊतकों मतलब टिश्यू में ये वियोजित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। ओके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड सामान्य शरीर की क्रियात्मक स्थितियों में टिश्यू को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्रियात्मक स्थितियों में टिश्यू को लगभग 5 ml ऑक्सीजन ही प्रदान करता है। ओके,
ये कंप्लीट हुआ O2 का परिवहन। अब हम पढ़ेंगे CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में एंड 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, 7% प्लाज्मा के रूप में। ओके, यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से संबंधित है। बट PO2 मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब इस बंधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक है। अब पढ़ेंगे एल्वेलाई में एंड टिश्यू में आंशिक दाब। एल्वेलाई में PCO2 का आंशिक दाब कम होता है एंड टिश्यू में ज़्यादा होता है, एंड PO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होता है एल्वेलाई में और टिश्यू में कम होता है। तो एल्वेलाई में इसमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होता है, मतलब CO2 वियोजित होती है। ओके, एंड टिश्यू में इसमें हीमोग्लोबिन से CO2 बंधता है। ओके, तो टिश्यू में CO2 बंधित एंड एल्वेलाई में CO2 मुक्त अवस्था में रहता है। ओके, अब है नेक्स्ट एंजाइम कार्बोक्सी एनहाइड्रेट की सांद्रता आरबीसी में ज़्यादा होती है एंड प्लाज्मा में कम होती है। ओके, एंड इस मतलब एंजाइम है जो कार्बोक्सी एनहाइड्रेट, इनसे निम्न रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है। इस तरीके से जैसे CO2 जल के साथ अभिक्रिया करके H2CO3 बनाता है, फिर हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है तो HCO3 बचता है। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड ये प्रक्रिया रिवर्स भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू में अपचय के कारण PCO2 ज़्यादा होने से CO2 मतलब आरबीसी एंड प्लाज्मा में विसरित होती है। PCO2 ज़्यादा होने से CO2 आरबीसी एंड प्लाज्मा में विसरित होती है, तब HCO3 एंड H+ बनती है। नेक्स्ट एल्वोलाई में PCO2 कम होती है, तो यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है जिससे CO2 एंड H2O बनता है। एल्वोलाई में विपरीत प्रक्रिया में होती है और टिश्यू में सीधी होती है। ओके, नेक्स्ट इस प्रकार बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित मतलब बाइकार्बोनेट के रूप में टिश्यू लेवल पर ग्रहित तथा कूपिका में परिवहित CO2 बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। CO2 बाहर की तरफ CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। ओके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रति 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा एल्वोलाई मतलब कूपिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है, 4 ml मात्रा मुक्त होती है। ओके, ये कंप्लीट हुआ CO2 का परिवहन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।